हमारा आज का टॉपिक सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अकाल और उससे संबंधित जो विचार हैं उन पर रहेगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आप अपनी इस स्लाइड में देख सकते हैं और प्रश्न ये है कि ये अकाल प्राकृतिक थे या मानव रचित। तो हम अपने इस आगे के डिस्कशन में देखेंगे कि वस्तुस्थिति क्या रही है। इस प्रश्न की आंसर के लिए उत्तर के लिए आपको उसकी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए और अगर आप ड्राफ्टिंग करना चाहें तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग बताएंगे। मीनिंग के बाद उन अकालों का समय और संख्या बताएंगे। उसके बाद फिर इसके कारणों की चर्चा होगी। कारण के बाद परिणाम और प्रयास भी देखने हैं आपको और इन सबको देखने के बाद फिर आप अंत में निष्कर्ष भी दे देंगे कि आपने क्या फाइंडिंग्स प्राप्त की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ की चर्चा कर रहे थे, तो अर्थ सबसे पहले देखेंगे। और अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो वो प्रारंभ में ही रेड कलर से आपको दिखना चाहिए कि फेमाइन इज अ वाइड स्प्रेड स्कैर्सिटी ऑफ फूड ड्यू टू मेनी रीजन्स, है ना। स्पेसिफिकली भूखमरी, ऐसी स्थिति जहाँ भूखमरी का शिकार होता है व्यक्ति। भूखमरी को जनरली स्टारवेशन कहा गया है। ओके, अभी स्टारवेशन का मुख्य जो रूप है वो है खाद्यान्नों की कमी। ठीक है, तो अगर हम खाद्यान्नों की कमी के रूप में देखें जिसके कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है खाद्यान्न क्यों कम हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसके आंसर में अर्थ बता दिया है। अर्थ बताने के बाद हम कुछ विद्वानों की चर्चा करेंगे जिन्होंने इसको अच्छे से समझा है। कुछ पत्रिकाएं भी हैं जिन्होंने इसे समझा है। उनके आधार पर हम इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि सेकंड पैराग्राफ में आप इस प्रश्न का स्वरूप दिखा देंगे कि ये काल कब कब पड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन अकालों का समय दिखाने के लिए आप इनको दो भागों में बांट लीजिए। पहला भाग 57 से पहले का है जहां से शुरुआत हुई। तो आप लिख देंगे कि ऐसा नहीं था कि इससे पहले फेमाइन या अकाल नहीं आते थे, लेकिन इस समय आने की प्रकृति कुछ और थी। तो पहला अकाल आपके सामने है, ये वाला अकाल लिखेंगे और परिणाम अभी बाद में लिख देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम अकालों की संख्या दिखा रहे हैं। फिर दूसरा अकाल अगर आप डेटा देना चाहते हैं तो वो जरूर दें। 1792 में मद्रास में, 1784 में पूरे भारत में, 38 में आप देख रहे होंगे कि फिर से भारत में अकाल पड़ा और 8 लोग मारे गए, 8 लाख लोग मारे गए। तो ये तो 1857 तक के अकाल हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे क्राउन का शासन आता है अकालों की संख्या फिर से बढ़ने लगती है। तो 61 का अकाल, 66 का अकाल, 68,
73, 76 और अंततः 1943 का अकाल आपको दिखाना है। तो ऐसा करने से आपके प्रश्न में तथ्य भी आ जाएंगे जो ये सिद्ध करेंगे कि हाँ अकाल आए, और आपकी प्री की प्रारंभिक परीक्षा की पकड़ भी अच्छी दिखाई देगी यहाँ से। अब इन अकालों के कारण की चर्चा आपको करनी है। कारण दो हैं, नेचुरल और प्रश्न के अनुसार हमें मैन मेड भी दिखाने हैं। तो नेचुरल कारण वही थे जो पहले भी रहते थे, जैसे ड्रॉट, सूखा, ठीक, फसल खराब हो जाना। फसल खराब होने के पीछे टिड्डियों का हमला है, या इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, पाला पड़ गया, इस तरह से चीजें होती थी। बाढ़ एक बड़ा कारण थी उस समय, फ्लड आज की तरह, क्योंकि तब तो और भी तकनीकी का अभाव था। तो फ्लड एक बड़ा कारण रही भारत में। मानसून की विफलता, फेलियर ऑफ मानसून, ये कुछ कारण हमें उस समय के दिखाई देते हैं, जो कि हमेशा से चले आ रहे थे और आज भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली हैं। हमें मैनमेड कारणों की बात करनी है, जो हमारे प्रश्न का मुख्य आधार बनेगा। तो अगर हम मैनमेड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम विभिन्न विचारकों और उनके दिए गए तथ्यों से कर सकते हैं। तो अच्छी शुरुआत हम अपने भारतीय थिंकर से ही मान के चलेंगे। जैसे कि आप डॉक्टर स्वामीनाथन के बिहाफ पर दिखा सकते हैं कि उन्होंने इसकी चर्चाएं की हैं, उन्होंने दोनों कारण बताए हैं, लेकिन हमारा फोकस प्राकृतिक की जगह अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनको जिम्मेदार हम ठहराएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शासन व्यवस्था की नाकामी। ये नाकामी कैसे है कि खाद्यान्न है लेकिन बांटना नहीं है, सही वितरण नहीं कर रहे। इसका समर्थन एक बहुत बड़ी पुरानी शोध पत्रिका, रिसर्च मैगजीन है द लासेंट, उसने भी बताया है कि सरकार द्वारा रिलीफ वर्क नहीं चलाया गया, जबकि उनके पास अनाज था लेकिन वो दिया नहीं गया। उल्टा आप लिखेंगे, बल्कि राहत अकाल के समय में खुद अंग्रेज व्यापारियों ने अनाज को कालाबाजारी की और बहुत महंगे दामों पर बेचा। तो हमें यहाँ दो कारण दिखाई दे रहे हैं, एक राहत कार्य न चलाना, बल्कि अकाल के परिणामों को और भयावह कर देना, अकाल को और विस्तृत कर देना। ठीक है। स्वामीनाथन ने दूसरा एग्जाम्पल 1943 का अकाल का दिया है, और ये सिद्ध किया उन्होंने कि उस साल फसल बहुत अच्छी हुई लेकिन फिर भी अकाल की स्थितियां बन गई। क्यों? क्योंकि जितना उत्पादन हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, अच्छे से दिखाएंगे आप इसे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ये कह रहा है, और उसका एग्जाम्पल आप अभी लास्ट में मैं आपको दूंगा, या आप अभी देख लीजिए। चर्चिल ये कह रहा है कि मेरे लिए खरगोश पैदा करने वाले भारतीयों से अधिक मूल्यवान कौन है? पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में लड़ने वाले ग्रीक और यूरोपियंस लोग। इस बात का समर्थन मधुश्री मुखर्जी ने अपनी किताब में भी किया है। तो उस किताब का नाम आप यहाँ दे सकते हैं, द चर्चिल सीक्रेट वॉर। और उसमें उन्होंने चर्चिल की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार माना है। उन्होंने भी कहा है कि काफी बड़ी मात्रा में अनाज पैदा हुआ लेकिन ब्रिटेन भेज दिया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध है। तो चर्चिल नहीं चाहता कि भारत के लोग जिंदा रहें, बल्कि वो चाहता है कि यूरोप के लोग जिंदा रहें, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा मूल्यवान है।
उस समय की स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो स्वयं चर्चिल को आप जिम्मेदार बताएं, रोक सकता था चर्चिल, क्योंकि उसने ही चीज़ों को मैनेज करने से रोका। इवन सुभाष बोस ने भी उस समय जो प्रयास किया उसे भी ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि वो बर्मा से चावल मंगाना चाहते थे। ठीक, चर्चिल किसे अनाज भेज रहा था आप देखेंगे आगे, ग्रीक नागरिकों को, ब्रिटिश सेना को भेज रहा है। उसके लिए जिंदा रहना उनका जरूरी है, क्योंकि वो मानता है कि बंगाल के नागरिकों की तुलना में मजबूत और सुरक्षित यूनानी ज्यादा जरूरी है उसके लिए। ठीक उसी समय भारत का वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों ही चर्च से निवेदन कर रहे हैं कि समस्या भयावह है, सीवियर है, आप कुछ करें। लेकिन उसने उल्टा पूछा कि क्या अभी तक भारत के लोग नहीं मरे, अर्थात गांधी नहीं मरा अभी तक? तो ये क्वेश्चन भी आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, है ना। कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहा है कि अब तो इनको समाप्त हो जाना चाहिए, यानी वो चाहता है कि ये अकाल भारतीयों को समाप्त कर, गांधी के मरने की उम्मीद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वावेल के आर्टिकल से स्पष्ट होता है कि स्थिति कितनी बुरी थी। लेकिन चर्चिल ने कहा कि हम अनाज तो भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जहाज नहीं। ठीक है, जबकि सच है कि मुखर्जी बताते हैं कि वो जहाज भूमध्य सागर से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है भारत होकर ही जाएंगे वो जहाज। लेकिन फिर भी चर्चिल झूठ बोल रहा है कि मेरे पास जाने के लिए जहाज नहीं। ठीक है, इस संबंध में अब आपको आंसर में तो नहीं लिखना है, लेकिन हाँ अपने जानने के लिए और अपनी समझ के लिए आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। और चर्चिल ने ऐसा क्यों किया उसके लिए भी आपके पास डेटा रहना चाहिए, भले ही आप यूज ना करें। ठीक है, तो हमें पहला कारण मिला अंग्रेजों की नीतियां। नीतियों में अभी तक हमने दो चीजों को देख लिया। एक, खाद्यान्न है लेकिन वितरित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चर्चिल जैसे लोग भारतीयों को जिंदा नहीं देखना चाहते। ठीक है, इसमें दूसरा कारण लिखेंगे यूरोप की स्थितियां सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, कि विश्व में अनाज की मांग है और भारत सरकार उसे विश्व में पहुंचा रही, भारत के लोगों को नहीं दे रही। तीसरा, स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी भंडारण की क्षमता है, लेकिन सरकार भंडारण का प्रयोग राहत कार्यों के लिए ना करके उस समय ब्लैक मार्केटिंग के लिए करने लगी। ये ब्लैक मार्केटिंग की स्थितियां कंपनी के पीरियड में थी, क्राउन के शासन में उतनी समस्या नहीं दिखी है, तो ये दिखा सकते हैं आप यहां से। ठीक है, अन्य कारणों में आप लिख लेंगे जो आपके स्लाइड में नहीं दिख रहे होंगे सामान्यतः, या दिख रहे होंगे तो सबसे लास्ट में है। तो एक बार फिर से लास्ट के अंतिम पैराग्राफ की ओर चलते हैं, तो शायद आपको वहां ये चीजें दिख जाए, बाकी आप लिख लीजिए। कारण में वह है अलग अलग रूप बनाए रखना। तो इनको हम देखें कैसे, ये आप पहले पढ़ चुके हैं अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में। कल भी मैंने आपको कुछ आर्टिकल डाले हैं आर्थिक नीतियों को लेकर, अच्छे आर्टिकल हैं वो, और किसी भी कोचिंग संस्थान के आर्टिकल नहीं है, वो रिसर्च वर्क है, और रिसर्च वर्क से आपको एक अलग आधार मिलेगा लिखने का। ठीक, चलिए, तो हम बात कर रहे थे अगली कारणों की। अगला कारण आप लिखेंगे अंग्रेजों के द्वारा लाई गई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भू राजस्व की व्यवस्था, जो कि उनका पहला दौर था। उनकी नीतियों का पहला चरण भी आपने पढ़ा था कि इस तरह की शासन व्यवस्था उन्होंने लागू की रेवेन्यू की, कि भारतीयों के पास टैक्स देने के बाद
पैसा नहीं बचता था। प्लस अगली समस्या खेती का वाणिज्यीकरण हो गया। तो सारी फसल उन्होंने टैक्स भरने के लिए कैश कर ली, पैसा बचा नहीं पहले से, और अब अगर फेमाइन आता है, सूखा पड़ता है, तो उनके पास ना तो खाद्यान्न है जो उन्होंने पैदा भी नहीं किया, और ना ही पैसा है जिससे कि मार्केट से वो खरीद सके। और अगर छोटा मोटा पैसा है भी तो ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है, प्राइस इतने हाई हैं कि वो खरीद नहीं सकते। तो हमें दो कारण मिले, सरकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और खेती का, कृषि का वाणिज्यीकरण। इसने समस्या को और एक्चुअली वाणिज्यीकरण से उत्पादन भी कम हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ। कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन? सीरियल या फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्नों का। तो अनाज जानबूझकर कम पैदा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से समस्या पैदा करेगा। फिर रेलवे जिम्मेदार है, क्योंकि इस रेलवे या संचार साधनों, यातायात के साधनों के माध्यम से क्या किया गया, अनाज को बाहर भेजा गया, जानबूझ के करने की गई। अगला कारण, विभिन्न प्रकार के कुटीर, हस्तशिल्प या शिल्प उद्योगों का पतन, क्योंकि ऐसे लोग नॉन प्रोडक्टिव हो गए, और जब नॉन प्रोडक्टिव हो गए तो उनका बर्डन बेरोजगारी का खेती पर पड़ा, यानी उनके पास आय नहीं है। तो इन लोगों ने अकाल पैदा नहीं किया, लेकिन अकाल को इंटेंसिफाई, गहन बनाने में इन लोगों की भूमिका रही, क्योंकि पहले से ही बेरोजगार हैं, ऊपर से अकाल आ जाएगा तो मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, एक कारण जो हमने डिस्कस कर लिया उसे फिर से लिख लेंगे। प्रारंभ में सरकार ने, अंग्रेज व्यापारियों ने, कंपनी के व्यापारियों ने, कंपनी ने अकाल को भी अपनी आय का साधन बना लिया था। ठीक है, ये है अकालों का कारण। अगले हेडिंग में आप दिखाएंगे अकालों का परिणाम क्या था। परिणाम लाखों लोगों की मृत्यु, इवन करोड़ों लोगों की मृत्यु अंततः कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो। और उसके लिए डेटा आपके पास है, ये डेटा है, इसको जरूर लिखिएगा। माइक डेविस की किताब है, कोई भारतीय नहीं विदेशी ही है, और नाम भी उसने बहुत अच्छा दिया है, विक्टोरियन होलोकॉस्ट, प्रलय, विक्टोरिया के काल में आई प्रलय, जिसमें कहा गया कि 31 कुल बड़े अकाल पड़े, लगभग 3 करोड़ लोगों की मौतें हुई। ठीक, तो ये सब चीजें उस समय की भयावहता को दिखाती हैं। जबकि तुलना करें भारत में पिछले 2000 सालों का जो इतिहास है, उसमें कुल 17 पड़े थे, जबकि यहाँ 120 सालों में ही 31 बड़े अकाल सामने आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की डेथ होगी, जान और माल की, खासकर माल की, जान की विशेष हानि है। और ये जानबूझकर हुआ, क्योंकि निर्देश दिए गए थे कि राहत कार्यों को निरुत्साहित यानी डिमोरलाइज किया जाए, इनको कम से कम किया जाए। तो ये सिद्ध करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों की नीतियां हैं, यानी उन्होंने जानबूझकर पॉलिसी ऐसी बनाई कि अकाल पैदा हो। ठीक है, और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। इस फर्क का उदाहरण सबसे अच्छा लिटन की क्वीन को बुलाकर दिल्ली दरबार कराना है। और क्वीन जब आई है भारत में तो बहुत बड़ा अकाल पड़ रहा है, और इतना पैसा पानी की तरह बहाया गया था, और क्वीन भी आके क्या कह रही है कि भारत में हम क्या चाहते हैं, और खुद
फैमाइन के दौर में करोड़ों रुपए खर्च करा रही है। ठीक। नंबर 2, जीवन प्रत्याशा कम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर बड़ा प्रभाव पड़ा और देख रहे हैं कि आप 20% तक की कमी आई। तीसरी समस्या, खेती पर दुष्प्रभाव पड़ा, खेती पर विशेषकर जानवरों के कारण पड़ा, क्योंकि जब अकाल पड़ेगा तो जानवर की डेथ भी होगी, चारा नहीं मिलेगा उसे, तो पशु खत्म हुए और एनिमल्स या पशुओं की डेथ से, बैलों की या भैंसों की डेथ से आगे के लिए खेती करना फिर से मुश्किल हो गई। इन सब की वजह से इनके बाई प्रोडक्ट्स यानी उप उत्पाद नकारात्मक आए, जैसे सामाजिक समस्याएं, चोरी और डकैती बढ़ी। जिसके पास मस्कुलर पावर थी वो अब अमीर को लूटेगा क्योंकि जिंदा रहना है उसे। अगला प्रभाव माइग्रेशन, और उस माइग्रेशन से, प्रवास से इनबैलेंस कंडीशंस, और अंततः उद्योगों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री डेवलप कैसे करेगी, मैन्युफैक्चर किस चीज का करना है। ये सब उसके परिणाम के रूप में आप दिखा देंगे। ठीक है, सारे परिणाम नकारात्मक ही हैं। अंत में हम एक चीज लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये दिखाएंगे कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तो सरकार के प्रयासों पर भी एक नजर डालेंगे आप। तो सरकार ने 57 के बाद ही इस पर ध्यान देना शुरू किया। जैसा कि हमने कहा, प्री के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से पहला प्रयास बेयर्ड स्मिथ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये औपचारिक प्रयास नहीं था, इसलिए प्री में नहीं मिलता, लेकिन आंसर यही होगा, बेयर्ड स्मिथ। उसके बाद फिर सीरियस प्रयास हुए, विशेषकर उड़ीसा के अकाल के बाद। जॉन कैंपबेल जैसे कमीशन बने, स्ट्रेची कमीशन बना, तो आप देख रहे हैं कि कैंपबेल कमेटी है, रॉयल कमीशन है, लेकिन इनको किसी को भी फेमाइन कमीशन नहीं कहा जाता। फेमाइन कमीशन कहते हैं रिचर्ड स्ट्रेची आयोग को, और उसकी कुछ सिफारिशें आप दिखा सकते हैं कि उपाय के रूप में सरकार ने इन आयोगों को बनाया और आयोगों की सिफारिशों को कुछ हद तक लागू भी किया है। जैसे अकाल के समय पीड़ितों को सहायता देने का काम है, ये जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों को उठाई थी। उसने कहा कि फेमाइन से बचने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स सपोर्ट करें। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से होना चाहिए, यानी गैर सरकारी संस्थाएं डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालें। पहली बार, अच्छा प्रश्न है प्री के हिसाब से, फेमाइन फंड भी बनाया जा रहा है, रेड लाइन से आप देख रहे होंगे इसे, अकाल सहायता एवं बीमा कोष। तो पहली बार फंड भी यही बना है, इस फंड के लिए आप जरूर ध्यान दें, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। और इन सब के बाद जितनी भी सिफारिशें आई, याद रखिएगा पहली फेमाइन कोड 1833 में सामने आती है, प्रयास शुरू हो चुके थे, 1883 में सामने आती है, जबकि प्रयास पहले हो गए हैं। ठीक है, और इस अकाल संहिता पर स्ट्रेची कमीशन का रिकमेंडेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जेम्स लॉयल कमीशन बना, जिसने स्ट्रेची कमीशन की सिफारिशों को ही परस्यू करने के लिए कहा। इसके बाद मैकडोनाल्ड कमीशन बना। इन सबका सीक्वेंस और समय याद रखिए, इसको
थर्ड फेमाइन कमीशन भी कहते हैं, जो 1901 में कर्जन के टाइम में बना है। इसने जो अच्छी रिकमेंडेशन दी वो प्री के लिए बहुत ज़रूरी है। फेमाइन कमिश्नर की बात करता है, वो क्या बनना चाहिए, फेमाइन कमिश्नर अपॉइंट होना चाहिए, जो पहले तक नहीं था। इसने और दो चीज़ें महत्वपूर्ण दी। पहला तो ये होगा कि अकाल कमीशन, अकाल आयुक्त या फेमाइन कमिश्नर, और दूसरा कृषि बैंक खोलने की रिकमेंडेशन दी। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन ये प्रयास उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिखे थे, अपर्याप्त माने गए, मजबूरी में किए गए प्रयास माने गए। क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज थी बफर स्टॉक, वो उन्होंने नहीं किया, बफर स्टॉक करना चाहिए था। तो अंततः हम अपने शब्दों में नहीं कहेंगे, अंततः हम कहेंगे कि ये सब अंग्रेजों की नीतियों का परिणाम है, और उसके लिए आप आधार बनाएंगे, जो स्टेटमेंट आपको पहले हम दिखा रहे थे उन्हीं को, और वो ये हैं। ऑस्ट्रेलियाई केमिस्ट हैं मिस्टर पोलिया, उनके अकॉर्डिंग आप अंत करेंगे कि बंगाल का अकाल और ऐसे अकाल सभी मानव निर्मित अकाल थे, क्योंकि इसके लिए विशेषकर बंगाल के अकाल के लिए चर्चिल की पॉलिसी जिम्मेदार थी। ये घोषित रूप से दिखाई देता है। तो जब खुद प्राइम मिनिस्टर से कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उससे पहले तक कंपनी के शासन में जानबूझकर इन अकालों को या उनकी नीतियों की वजह से इन अकालों का जन्म हुआ, पहली समस्या। और जब अकाल पड़ गए तो फिर उनसे उपाय, निपटने के उपाय भी सीरियसली नहीं किए गए। तो दोनों ही स्थितियों में ब्रिटिश जिम्मेदार है, क्योंकि शासक वही है। तो अकाल पड़े और उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उन सबकी जिम्मेदारी शासक को ही लेनी पड़ती है। और यहाँ तो साफ साफ स्पष्ट है कि लिटन जैसे लोग रानी को बुला रहे हैं अकाल के दौरान, चर्चिल भारतीयों को खरगोश से तुलना कर रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कॉलोनियल इंडिया में अधिकांश अकाल मैन मेड है। ठीक है।